हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग चुनिंदा 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो कि इन्हीं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से बनाई जाती है, ठीक है। और साथ में जो भी इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं और स्टैटिक जीके जो हमारी रहती है वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग 4, 5 और 6 जुलाई के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनसे बनने वाले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हमारी जो सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इस सीरीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो आज की वीडियो को ज़रूर सुनिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा सुनिए, इसको बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी कराएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली अभी हाल ही में अगर बोलें तो एससीओ समिट वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यहाँ पर ये बोला गया है कि हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो किस देश में आयोजित किया गया है। अब ये देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपका जो वनडे एग्ज़ाम है, प्रीलिम एग्ज़ाम है, उनमें पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हुआ, किस देश में आयोजित हुआ। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन सभी क्वेश्चंस को फोकस करना। तो क्या वो कज़ाकिस्तान में हुआ, उज़्बेकिस्तान में हुआ, ओमान में हुआ या फिर तजाकिस्तान में हुआ। तो इसका जो आयोजन हुआ है, ठीक है, एससीओ का, वो आपका हुआ है कज़ाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? कज़ाकिस्तान में, ठीक है। कज़ाकिस्तान की जो अस्ताना है, ठीक है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। अब ये खबरों में था क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है, कौन? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं हमारे वो हैं आपके एस जयशंकर जी, ठीक है। वो कज़ाकिस्तान पहुँचे, ठीक है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा था कि मोदी जी जाएंगे, लेकिन हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो इसको अटेंड करने नहीं गए हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि जो बेलारूस है, ठीक है, जो बेलारूस है उसको भी जो एससीओ है, शंघाई कॉरपोरेशन है, उसका मेंबर बना लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने खबर देखी और ये देखा कि एससीओ समिट अभी फ़िलहाल कहाँ हुई है। अगर इसके बैकग्राउंड में अगर हम लोग जाते हैं कि एससीओ समिट कहाँ में कितने मेंबर हैं, ठीक है, एससीओ में जो शंघाई कॉरपोरेशन है उसमें कितने मेंबर हैं, तो फिलहाल अभी इसके अंदर 9 मेंबर हैं। और जो नया मेंबर जो ऐड हुआ है वो है ईरान। उससे पहले इसके अंदर 8 मेंबर्स थे, ठीक है, 8 मेंबर्स थे और रिसेंटली ऐड कौन हुआ है? वो हुआ है ईरान। अगर हम इसके मेंबर की बात करें कि कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, तो वो है आपका एक चाइना है, ठीक है, और हमारा इंडिया है। उसके बाद है आपका किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है और कज़ाकिस्तान है। देखो कज़ाकिस्तान में तो हो ही रही है मीटिंग, ये हुई है, ठीक है, कज़ाकिस्तान है। फिर है आपका रशिया आता है, फिर आपका आता है उज़्बेकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान है, और फिर है ताजिकिस्तान, ठीक है, और साथ में अभी नया ऐड कौन हुआ है? ईरान। तो आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली अभी एससीओ में, शंघाई कॉरपोरेशन में नया मेंबर कौन ऐड हुआ है, तो वो हुआ है ईरान हमारा। तो ये सारे के सारे जितने भी मेंबर हैं, इसके 9 मेंबर के मैंने आपको नाम लिख दिए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि 2017 में इंडिया इसका मेंबर बना था। और इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के मेंबर हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एससीओ के बारे में जानना, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चला रखी हैं और सारी की सारी सीरीज़ ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो पहली सीरीज़ है हमारी जीएस एमसीक्यूज़ की, जिसमें हम लोग 8 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ये वही है जिसको कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फिर सेकेंड है हमारी पॉलिटी की, मतलब कि राज्य व्यवस्था की, यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो पहले ही बना दी है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सारी की सारी जो वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हमारे चैनल की। फिर है हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़। यहाँ पर हम लोगों ने 2 सीरीज़ चला रखी है एनसीईआरटी की। पहली सीरीज़ है हमारी एनसीईआरटी डिटेल एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स होते हैं उनको डिटेल में पढ़ाते हैं और आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको यहाँ पर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए जो भी मेहनत है हम लोग पहले से ही कर देते हैं। फिर इन चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में आपके लिए लेकर आते हैं। अभी अगर फ़िलहाल बात करें तो हम लोग ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल
पढ़ा रहे हैं, तो इसकी क्लास 6, 7 और 8 हम लोग पूरी की पूरी कंप्लीट करा चुके हैं। सारी वीडियोस डिटेल के साथ में MCQ हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। और जो हमारी क्लास 9th है वो चल रही है, उसका चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया है और MCQ भी हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके इसको देख सकते हैं। फिर है हमारी ट्रिक्स की वीडियो कि यहाँ पर हम लोग 5 MCQs को जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आ रखे हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही एक अनोखे तरीके से आपको सॉल्व करवाते हैं, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम में देने जाएं तो ट्रिक से करे हुए क्वेश्चंस आपके गलत ना हो। फिर है हमारी करंट अफेयर मंथली मैगजीन। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा पिछला महीना रहा होता है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंपाइल करके मैगजीन के रूप में आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है। और जो जून महीना है, जून महीने को हम लोगों ने केवल 55 वन लाइनर में कंप्लीट किया है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। फिर हमारी मेंस टॉपिक्स की वीडियो। यहाँ पर क्या है कि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हम लोग टाइम टू टाइम इम्पॉर्टेंट जो भी खबर रहती है, जो हमारे एग्ज़ाम में मेंस में क्वेश्चन बन के आ सकती है, वो हम लोग वीडियो के रूप में उनको कवर करवाते रहते हैं, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं, तो उन क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम में जाएँ तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए और इस चैनल का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। चलिए अपने वापस चलते अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसमें आएगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, यहाँ पर व्हीकल्स की बात हुई है। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ऑफ व्हीकल ऑफ एयर पॉल्यूशन। यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के प्राथमिक प्रदूषक हैं, जो कि हमारे जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनमें से निकलते हैं। क्वेश्चन हमारा वाहन, ठीक है, वाहन में से जो निकलते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है, क्या वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्या वो नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मतलब कि गैर मीथेन वाष्पशील कार्बन यौगिक है, या फिर इनमें से सारे ही सारे हैं। तो इसका सही आंसर है कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने यह प्रदूषक बताए हैं, पॉल्यूटेंट्स बताए हैं, ये सभी वाहन में से निकलते हैं और वाहन के प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, मतलब कि प्राथमिक प्रदूषक हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे आया, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक स्टडी आई है, ठीक है, एक स्टडी आई है जिसमें कि ये बोला गया है कि जो पोल्यूशन है, ठीक है, जो आपका पोल्यूशन है, मतलब कि जो प्रदूषण है, उससे बहुत सारी जो डेथ हैं, लोग की डेथ वो कंसीडर, मतलब वो आ रही हैं कि लोग जो हैं वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। ये स्टडी का ये कहना है। स्टडी का ये कहना है कि अगर हम कंपेयर करें दिल्ली में, ठीक है, और एक जगह कंपेयर करें बेंगलुरु में, ठीक है, तो बेंगलुरु में तो दिल्ली के जो लोग हैं वो पहले से ही पॉल्यूशन के, मतलब कि जो प्रदूषण के हैबिचुअल हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो डेथ कंसीडर करी जा रही है, जो डेथ हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो थोड़ी कम है। लेकिन बेंगलोर में अभी नया पॉल्यूशन आया है, जो साफ़ हवा अभी फ़िलहाल गंदी होनी स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो डेथ रेट है, ठीक है, जो डेथ रेट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। ये एक स्टडी का ये कहना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो बहुत पहले से ही हो रहा है, लोग वहाँ पे हैबिचुअल हो चुके हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बेंगलुरु, क्योंकि यहाँ पर जो पॉल्यूशन हुआ है वो अभी नया स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारी खबर हो गई, हम लोगों ने सारा का सारा जान लिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, एयर पोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वायु प्रदूषण की बात, मतलब हम लोग वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं। और अगर 2023 में बोलें तो जो भारत है, इंडिया जो है वो 3rd रैंक पर आता है, तीसरी रैंक पर आता है मोस्ट पॉल्यूटेड नेशन में, ठीक है, नेशन में अगर पूरे विश्व की हम लोग बात करते हैं तो इंडिया 2023 में तीसरे नंबर पर रहा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, देखो पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, तो उससे जो लोगों की डेथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये इकोनॉमिक लॉस भी हमारे देश का हो रहा है। अब ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं वो हमारे लिए क्या है, एक एसेट का रूप है, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं अपने एसेट को खो रहे हैं, तो इसीलिए इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। अब ये तो ज़्यादा जो डेथ हो रही हैं वो आपका जो PM 2.5 है, ठीक है, PM 2.5 मतलब कि पार्टिकुलेट मैटर, ठीक
के पर्टिकुलर जो मैटर है 2.5 की वजह से हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, ये देखिए वायु प्रदूषण में दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके PM आते हैं। एक आता है आपका PM 2.5, एक आता है PM 10। तो इनमें से ज़्यादा खतरनाक होता है हमारा PM 2.5। ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जो हमारा जो बाल होता है ना, तो बाल से भी छोटा होता है, ये हमें नहीं दिखता है और हमारी जो नाक है, ठीक है, जो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें से आराम से घुसता जाता है और घुसने के बाद जो हमारा जो ब्लड होता है खून में मिल जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ देखने को मिल रही है एयर पोल्यूशन की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारा एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक एक स्तर पर पहुंच चुका है। ठीक है, ये हमारा एयर पोल्यूशन की बात होगी। ठीक है, तो ये था हमारी खबर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट खबर पर। अब है नेक्स्ट खबर। यहाँ पर क्या है कि रिसेंटली द टाइटल ऑफ सिटी ऑफ लिटरेचर वाज अवार्डेड बाय यूनेस्को टू विच सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पूछा है कि हाल ही में सिटी ऑफ लिटरेचर की उपाधि यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को प्रदान की गई। यहाँ पर क्या पूछा है, सिटी ऑफ लिटरेचर के बारे में बात करिए। सिटी ऑफ लिटरेचर, क्या वो ग्वालियर है, कोझिकोड है, भागलपुर है या फिर जैसलमेर है। तो इसका सही आंसर है कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड है जो कि केरला में है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो खबर है बहुत पहले से हो रही है लेकिन अभी दोबारा खबरों में आ गई है तो हमारे लिए क्वेश्चन बनने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोझिकोड को क्या मिला है, सिटी ऑफ लिटरेचर की उपाधि मिली है। अब ये जो कोझिकोड है हमारा, ये भारत का, ठीक है, ये भारत का पहला शहर है, पहली सिटी है जिसको कि यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड दिया है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर हम बात करें तो इसी के साथ जो ग्वालियर है, ठीक है, इसी के साथ ग्वालियर को भी चुना गया है। ग्वालियर को उपाधि दी है सिटी ऑफ म्यूज़िक की। कौन सी म्यूज़िक की है कि सिटी ऑफ म्यूज़िक की उपाधि ग्वालियर को मिली है, लेकिन सिटी ऑफ लिटरेचर की उपाधि किसको मिली है, वो मिली है केरल की सिटी जिसका कि नाम है कोझिकोड। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उपाधि किसने दी है, उपाधि दी है यूनेस्को ने। ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारी बात। अगर हम बात करें कि इससे पहले भी भारत की और भी सिटी हैं, शहर हैं जिनको इस तरीके की उपाधि मिल चुकी है। ठीक है, बात करें तो जयपुर को भी मिली है। जयपुर को मिली है 2015 में। किसके लिए मिली है, वो उसको मिली है क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स के लिए मिली है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद चेन्नई को भी मिली है। चेन्नई को मिली है 2017 में। किसके लिए मिली है, वो मिली है क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक के लिए मिली है, सिटी ऑफ म्यूज़िक के लिए मिल गई। उसके बाद मिली है आपको मुंबई की। मुंबई में किसको मिली है, 2019 में मिली है, वो मिली है फिल्म के लिए। ठीक है, फिल्म के लिए मिल गई। उससे फिर हैदराबाद को मिला है। हैदराबाद को भी 2019 में मिला है। किसके लिए मिला है, वो मिला है इसको गैस्ट्रोनॉमी के लिए। फिर है श्रीनगर को सेम जो सिटी क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए ही मिला था, लेकिन 2021 में इसको उपाधि मिली थी। और अगर हम ग्वालियर की बात करें, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी को उपाधि मिली थी 2015 में। और किसके लिए मिली है, क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक के लिए मिली है। तो ये जितनी भी सिटीज़ थी, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 सिटीज़ को पहले ही हमारे देश में यूनेस्को द्वारा अलग अलग अवार्ड दिए जा चुके हैं, टाइटल दिए जा चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड जो टाइटल है यूनेस्को ने किसको दिया है, कोझिकोड को दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इंडिया रिसीव्ड मैक्सिमम रेमिटेंस इन 2023 फ्रॉम। यहाँ बोला है कि अगर हम 2023 की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है। उसके अनुसार अगर हम बात करें तो भारत ने 2023 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन से देश से प्राप्त किया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, कौन से देश से प्राप्त करा है। क्या वो UAE से करा है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया से करा है, क्या वो अमेरिका मतलब कि US से करा है,
या फिर ये यूनाइटेड किंगडम या फिर यूके से करा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा यूएसए, मतलब कि अमेरिका से। अमेरिका से 2023 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का कहना है। उसका कहना है कि वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि 2023 में सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस आया है वो कहाँ पर आया है, वो आपका आया है यूएसए से। ठीक है, ये किसका बोलना है, यह वर्ल्ड बैंक का ये बोलना है। और कितना आया है, कितना आया है, वो आया है आपका डॉलर में आया है 120 बिलियन डॉलर रेमिटेंस आया है। अब यहाँ पर हम बोले रेमिटेंस क्या है। रेमिटेंस की बात ये है कि अब ये देखिए, मानिए है इंडिया है, भारत है, और हम यूएस का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ से एक इंसान, मतलब जो हमारे देश के जो लोग हैं वो काम करने यूएसए में चले गए। अब यूएसए में ये लोग काम करने जाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ तो कमाएंगे। कमाने के बाद वो अपना पैसा भारत में वापस भेजेंगे अपने घर को चलाने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में अपने पैसा अगर भारत को भेजते हैं, अपने घर को भेजते हैं, तो उसी पैसे को हम बोलते हैं प्रेषक या फिर रेमिटेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेमिटेंस या फिर प्रेषक। तो इसी के बारे में बात हो रही है कि 2023 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा, भारत ने जो रेमिटेंस रिसीव करा है वो अमेरिका से करा है, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। और सेकंड नंबर पे करा है यूएई से, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात से सेकंड नंबर पे करा है। और अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 की, कौन सी रिपोर्ट, अगर आपसे एग्ज़ाम में वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के बारे में पूछ लिया जाए तो उसका ये बोलना है कि जो हमारा भारत है उसने लगभग 111 बिलियन रेमिटेंस रिसीव करा है 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीख लिया कि रेमिटेंस भी देख लिया। ठीक है, 2024 की बात कर रही हूँ मैं। और अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बोलें तो 2023 में तो यूएसए से हम लोगों ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हम लोगों ने रिसीव करा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोगों ने रेमिटेंस भी समझ लिया और ये भी समझ लिया कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमने कहाँ से रिसीव करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टारगेट ऑफ WHO's ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव इज़ टू इरेडिकेट पोलियो बाय द ईयर। यहाँ बोला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का पोलियो उन्मूलन पहल का लक्ष्य किस वर्ष तक है, कौन से वर्ष तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हम लोग पोलियो ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे पोलियो। क्या वो 2030 है, क्या वो 2023 है, क्या वो 2025 है या फिर 2024 है? तो इसका सही आंसर है 2024 तक इनका लक्ष्य था कि ये पोलियो को ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि अभी फ़िलहाल खबर ऐसी आ रही है कि शायद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस टारगेट को अचीव करने में ये सफल नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो अफ़गानिस्तान है, ठीक है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, ये दो ऐसे देश हैं जहाँ पर कि उनका जो रूरल एरिया है, मतलब कि जो गांव वाला जो एरिया है, यहाँ पर पोलियो के केसेस अभी भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पोलियो केसेस देखने को मिल जाते हैं और ख़बर ऐसी आ रही है कि ये पोलियो के केसेस रूरल एरिया से हटके अब इनके अर्बन एरिया में भी फैलने लगे हैं। तो इसी चीज़ को देखकर WHO ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये बोला है कि शायद हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा और पोलियो 2024 तक ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनका लक्ष्य किस वर्ष तक का था? तो इनका था 2024 तक का इनका टारगेट था कि हम लोग पूरे विश्व से पोलियो को ख़त्म कर देंगे। चलिए, ये बात तो हो गई, हमारी खबर की बात हो गई। अब हम चलते हैं कि पोलियो के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो पोलियो है वो एक आपकी वायरल डिसीज़ है, मतलब कि ये एक वायरस से होती है। अब इसके 3 टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के स्ट्रेन्स हैं, वो है आपका वाइल्ड पोलियो टाइप 1, ठीक है, वाइल्ड पोलियो टाइप 2 और वाइल्ड पोलियो टाइप 3, ये हो गया। अब साथ में अगर बोलें तो जो वायरस है वो ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन, कि एक इंसान से दूसरे इंसान को भी ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन ये सबसे बात ये है कि जो 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं,
ठीक है। 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है, तो इसलिए जो 5 साल के छोटे बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनमें ये प्रॉब्लम ना हो। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो है इसका क्योर नहीं है, इसका जो क्योर है वो नहीं है, लेकिन हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसको बचा सकते हैं। किससे? वैक्सीन से, ठीक है, वैक्सीन से इसको हम लोग बचा सकते हैं। और अगर हम बात करें अपने भारत की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि WHO ने भारत को 2014 में ही, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 2014 में पोलियो फ्री घोषित कर दिया था, ठीक है, पोलियो फ्री घोषित वो कर चुका है। ये बात है, मतलब कि इंडिया ने पोलियो फ्री का सर्टिफिकेट 2014 में मिल चुका है इसको। तो हमने पोलियो के बारे में सारा जान लिया, उसकी खबर जान ली, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लिए। तो ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट खबर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट खबर पे। फिर है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्वालियर सिटी। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से ग्वालियर शहर के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पूछा है ग्वालियर के बारे में पूछा है, क्या ग्वालियर क्या वो तानसेन का जन्म स्थल था, तानसेन का, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि यूनेस्को ने ग्वालियर को क्या सिटी ऑफ म्यूज़िक की मान्यता अभी दी है, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि ग्वालियर घराने की उत्पत्ति का शहर था, कि जो ग्वालियर घराना है, जो ग्वालियर घराना जो है वो इसी शहर में उसकी उत्पत्ति हुई, ये पूछा है। या फिर सारे के सारे जो भी ऑप्शंस हैं वो सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। अब ये देखिए, अब ये खबरों में क्यों था? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो ग्वालियर है उसको यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूज़िक का एक टाइटल दिया है, तो इसलिए ये खबरों में था। अगर इसी से जुड़ी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने पड़ेंगे कि पहली बात है कि हाँ, ग्वालियर जो है वो तानसेन जी का एक जन्म स्थल रहा है, वहाँ पर ये उनका बर्थ प्लेस ही था। अगर हम बात करें तानसेन जी की तो वो नवरत्न थे, ठीक है, वो नवरत्न थे, मतलब कि 9 ज्वेल थे, कहाँ के? अकबर के कोर्ट के, ठीक है, जो अकबर था उसके जो दरबार में नवरत्न के रूप में ये शामिल थे। ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बात हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और तानसेन से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जो ये हमने देख लिया कि यूनेस्को का सिटी ऑफ म्यूज़िक मिला है, और साथ में जो ग्वालियर घराना है वो इसी जगह से, ग्वालियर से इसका ओरिजिन हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ में ये जो सिटी है, जो ग्वालियर है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एनुअल म्यूज़िक फेस्टिवल इंडिया, तानसेन संगीत समारोह, ठीक है, कौन सा? तानसेन संगीत समारोह भी ये आयोजित करती है। चलिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं अपना 7वें क्वेश्चन पे। वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग वेम्बनाड लेक। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो वेम्बनाड झील है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। क्या जो वेम्बनाड झील है ये केरल की सबसे बड़ी झील है? क्या ये भारत की सबसे लंबी झील है? क्या इसको रामसर कन्वेंशन में एक वेटलैंड के, मतलब कि रामसर साइट में वेटलैंड के रूप में शामिल करा गया है, या फिर सभी जो हम लोगों ने ऊपर स्टेटमेंट्स दे रखी हैं ये सही है? तो इसका सही आंसर है कि हाँ, ये सभी जो इम्पॉर्टेंट जो आपके ऑप्शंस हैं ये सभी सारे के सारे सही हैं। अब खबर में क्या था कि खबर में ये था कि जो वेम्बनाड लेक है, मतलब कि जो वेम्बनाड झील है उसमें वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वाटर हाइसिंथ नाम का एक इन्वेसिव स्पीसीज़ है जो कि वेम्बनाड लेक के कुछ पोर्शन को इसने कवर कर लिया है, ठीक है। वेम्बनाड के बहुत सारे जो पोर्शन है, एक पार्ट है, उसको कवर कर लिया है। अब ये क्या है? ये इन्वेसिव स्पीसीज़ का मतलब क्या है? ये बहुत तेज़ी से ये फैलती है, ये एक तरीके का पौधा है, ठीक है, एक तरीके का ये पौधा है जो कि लेक में फैलता रहता है, पानी में उगता है, और वहाँ पर इसकी खराबी क्या होती है? ये बहुत हरा भरा है, तो ये पूरे के पूरे जो पानी को कवर कर लेता है, तो अंदर में जो भी मछली या फिर जो भी जानवर वगैरह रहते हैं वहाँ पर
सनलाइट मतलब कि सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। तो ये उन लोगों के लिए जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। तो खबर में यही था कि इसको वेम्बनाड झील के कुछ पोर्शन को वाटर हाइसिंथ ने कवर कर लिया है। तो ये तो खबर थी हमारी। अब हम वेम्बनाड झील के बारे में जान लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो केरल है हमारा, ठीक है, केरल कहाँ पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है। तो केरल के एक सबसे लंबी झील यही है। दूसरी अगर हम बात करें तो भारत की सबसे लंबी झील है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी झील है और केरल की सबसे बड़ी झील है। देखो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केरल की सबसे बड़ी है और भारत की सबसे लंबी झील है। इसके बारे में क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो हमें यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अगर हम बात करें तो इसी झील में आपको कुमारकोम, ठीक है, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी भी मिल जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि कुमारकोम बर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है, तो वो है आपके केरल राज्य में और साथ में वेम्बनाड झील में ये मिल जाती है। चलिए, इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ विल होस्ट 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 46th में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेज़बानी करेगा। 46th यहाँ पे आएगा, 46th यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेज़बानी करेगा। क्या वो ऑस्ट्रेलिया होगा, जापान होगा, सिंगापुर होगा या फिर अपना प्यारा भारत है? तो इसका सही आंसर क्या है कि ये है भारत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूनेस्को ने अभी फ़िलहाल हमारी कोझिकोड और ग्वालियर सिटी को टाइटल भी दिया है, तो उसी को चलते हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो हम भारत में ही होगी, भारत इसकी मेज़बानी करेगा। अब ये कब होगी? ये होगी आपकी 21 से लेकर 31 जुलाई तक ये चलेगी। और कहाँ पर होगी? ये जो नई दिल्ली है, दिल्ली में जो भारत मंडपम है, ठीक है, भारत जो मंडपम है वहाँ पर इसका ऑर्गेनाइज करी जाएगी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सोर्सेज की अगर बात करें तो सूत्रों का ये भी कहना है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये इसको ऑर्गेनाइज्ड करवा सकता है, ये सूत्रों का कहना है। चलिए, ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट 8 MCQ। अगर आपको इनमें से कोई में भी प्रॉब्लम है, वैसे मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। और साथ में अगर आपके पास हमारे चैनल के लिए कोई भी सजेशन है, सुझाव है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए जिससे कि उनको भी पता पड़े कि ऐसा कोई चैनल है जहाँ पर कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, करंट अफेयर से करवाए जाते हैं। तो इसको प्लीज़ शेयर करिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।